Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Mutual Legal Assistance Treaty between India and Saudi Arabia. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्या होता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, पहले वो समझते हैं। तो दो देशों के बीच की ये ट्रीटी होती है, यानी कि एक बायलैटरल ट्रीटी है जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि किसी भी क्रिमिनल मैटर में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ने एक देश में क्राइम किया है और वो दूसरे देश में लोकेटेड है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोनों ही देश एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि इस क्रिमिनल केस को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जा सके। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में कभी कभार एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी उसका पार्ट होता है। एक्सट्रेडिशन मतलब अगर किसी एक इंडिविजुअल ने मान लीजिए इंडिया में क्राइम किया है और वो सऊदी अरबिया में जाकर के छुप करके बैठा है, तो फिर सऊदी अरबिया की अगर अथॉरिटीज उसको नैब करती हैं, पकड़ती हैं, तो उसको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट करके वापस इंडिया भी भेज सकते हैं। तो कभी कभार म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी उसका हिस्सा होता है। तो सरल भाषा में कहें तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी अगर दो देश आपस में साइन करते हैं तो क्रिमिनल मैटर्स को रिजॉल्व करने में वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ एविडेंस हो, इन्फॉर्मेशन हो, या कभी कभार एक्सट्रेडिशन ऑफ क्रिमिनल एंटिटीज़ हो। हमारे देश से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। करेंट न्यूज़ क्या है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से रिलेटेड? इंडिया और सऊदी अरबिया नाउ आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया के तो कम से कम 45 कंट्रीज के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, या उसके अलावा बाकी सारे देशों के साथ भी कुछ ना कुछ लीगल अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या कोई ना कोई ट्रीटी है ही। लेकिन सऊदी अरबिया के साथ हमारी इस तरह की कोई भी लीगल ट्रीटी नहीं थी अभी तक। तो ये अगर जब ट्रीटी साइन हो जाएगी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, तो उससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होगा वो ज़रा देखते हैं। कोई भी क्रिमिनल एंटिटी या इंडिविजुअल अगर इंडिया में कोई भी क्राइम करता है, अगर वो सऊदी अरबिया लोकेटेड है, बेस्ड है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सऊदी अरबिया हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने में हमें मदद मिलेगी। देखिए, सऊदी अरबिया का अगर आपको मैं इंटरनल सिस्टम बताऊं तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। वहाँ के लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, जो रिलीजन बेस्ड, खासकर जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वायलेंस को रिजॉर्ट करते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वहाँ के जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजियस एंटिटीज़ या इन द नेम ऑफ कल्चरल एंटिटीज़, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया के अंदर कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन और फंडामेंटलिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच का जो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है वो मिसिंग है। ये लाइन काफ़ी ब्लर्ड है। और वहाँ की सरकार, सिंस इट शेयर्स गुड टाइज विथ यूएस और कंट्री लाइक इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ नाउ वेरी मच कमिटेड टू कर्ब टेररिज्म। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो टेररिज्म और कल्चरल एक्शंस के बीच में बहुत बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सपोर्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स, आइडेंटिटीज, दे सपोर्ट वायलेंट आइडियाज ऑल्सो, विच इज नोन बाय द नेम टेररिज्म इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस, विच इज एक्चुअली टेररिज्म, राइट? तो इस कारण से अब अगर ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन हो जाती है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, तो जितने भी टेरर एक्टिविटीज़ सऊदी अरबिया के सॉइल से इमेनेट होते हैं, इमर्ज होते हैं, उसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने में सऊदी अरबिया और वहाँ के लोकल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है। सो इफ़ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी गेट्स फाइनलाइज्ड, एंड दैट विल बी फाइनलाइज्ड इन कमिंग डेज between India and Saudi Arabia, then it will help in curbing terror activities emanating from Saudi Arabia mainly or entire West Asia which is directed against India. वो उसको कर्ब करने में इंडिया को मदद मिलेगी।
The next article is about multi-constituency remote electronic voting machine, remote EVM. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, ईवीएम वगैरह से रिलेटेड सवाल कैसे मेंस में आ सकता है। तो कभी अगर सवाल आ जाए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहाँ पे आप ईवीएम को मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल आए तो कई सारे और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था 2019 में, जिसकी मदद से अगर कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है तो एक आम सिटीजन इस सी विजिल ऐप की मदद से कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है अगेंस्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर। ईवीएम मशीन तो आपने देखा होगा, अगर आपने वोट किया कभी तो इस तरीके का दिखता है वो। इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो in 1977 December, the idea of EVM was first mooted by or given by Election Commission. M.B. Hanifa invented India's first voting machine, electronic voting machine in 1980. It was first used in 1981 in by-elections of North Paravur Assembly constituency. आज के टाइम में तो EVM हर इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। EVM के साथ एक और मशीन लगा होता है जिसका नाम होता है VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करने के लिए, इस वीवीपैट में से एक पेपर निकलता है जिसमें दिखता है कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया है, किस पार्टी को गया। बाद में वो पेपर फिर से इस बॉक्स के अंदर ही चला जाता है। तो इस तरीके से एक तरह का वेरिफिकेशन हो जाता है कि हमारा वोट जिस कैंडिडेट को हमने देने की कोशिश की है उसी को गया है। ये वीवीपैट हो या ईवीएम हो, इसको डेवलप करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, वो है अबाउट रिमोट ईवीएम। ईवीएम तो हमारे देश में चल ही रहा था, अब जरा देखते हैं अबाउट रिमोट ईवीएम। तो देखिए, हमारे देश में एक प्रॉब्लम अभी भी है इलेक्शन के अंदर, वो है लो वोटर टर्नआउट। मतलब 60-70% लोग ही वोट करते हैं। अगर डेमोक्रेसी को लेजिटिमेसी दिलाना है, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी इंजॉय करना है कि यस दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वोटर टर्नआउट कम होने से लेजिटिमेसी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होता है ऑन द इलेक्टेड मेंबर्स। तो वोटर टर्नआउट कम होने के पीछे एक मुख्य कारण है, मेन रीज़न है डोमेस्टिक माइग्रेशन। हम अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि मैरिज इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर बिहाइंड इंटरनल डोमेस्टिक माइग्रेशन। फिर नेचुरल डिजास्टर या एम्प्लॉयमेंट, कई सारे लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहते हैं। तो इस डोमेस्टिक माइग्रेशन के कारण होता क्या है कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो कई सारे लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के वोट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लिविंग एट सम अदर प्लेस, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू वोट। अगर 2011 सेंसस का डाटा देखें तो अबाउट 45.36 करोड़ माइग्रेंट्स आर इन इंडिया। इंट्रा या इंटर स्टेट माइग्रेंट, जैसे आप मान लीजिए डिब्रूगढ़ में ही रहते हैं, लेकिन आप डिब्रूगढ़ में आपका घर है, लेकिन आप रहते हैं गुवाहाटी में फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो डिब्रूगढ़ के इलेक्शन में हो सकता है कि आप ना जा पाएँ वोट देने के लिए। तो उस केस में यू विल बी कंसिडर्ड एज example of intra-state migrant who was not able to vote, and this is one reason behind low voter turnout. So about 37% of the population is part of this domestic migrant population, which is a huge number. These people are not able to travel to vote, and that deny a large chunk of population their right to vote. Right to vote एक constitutional right है under Article 326. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इट गेट्स डिनाइड, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करा पा रही है वोटिंग करने के लिए फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, या इलेक्शन कमीशन नहीं करा पा रहा है। अब इसी डायरेक्शन में काम करते हुए इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें कैसा है, आप भले गुजरात में रहते हैं, आप आसाम से हैं लेकिन गुजरात में रहते हैं, तो अब असम के इलेक्शन में भी आप गुजरात से ही वोट कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिनका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। दे विल बी सेट अप
in remote locations outside the state and from there a person will be able to vote। कैसे काम करेगा वो जरा देखते हैं। तो उसके पहले कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिल करके विद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL और BEL ने मिल करके बनाया है। इट इज स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम। ये नॉन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस पर सवाल पूछा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हमेशा ही नॉन नेटवर्क सिस्टम में होते हैं, यानी कि इनको किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग या किसी चीज़ के साथ नेटवर्क नहीं किया जाता है ताकि कोई टैम्परिंग हो सके। तो दीज आर स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम। तो ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम, मतलब पूरा एक अलग से सिस्टम है, इसको किसी एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। वोटर फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन वोट फ्रॉम द सेम मशीन। अभी तक जो भी ईवीएम था उसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही बनाई जाती थी। वहां पे आप देखते थे कैंडिडेट का नाम और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह रहता था इस तरीके से। तो ये ईवीएम को अगर बनाया गया तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनाया गया, उस पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन किया जाता था। लेकिन ये जो रिमोट ईवीएम होगा इसमें एक बार में 72 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लोग वोट कर पाएंगे। तो मान लीजिए गुजरात में ये लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे केरला का भी माइग्रेंट वर्कर आकर के वोट कर पाएगा, असम का भी कर पाएगा, बिहार का भी कर पाएगा। इस तरह से 72 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग हो पाएगी, क्योंकि इसमें लगा होगा डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड। डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड क्या होगा कि जैसे ही वोटर पहुंचेगा वोट देने तो उसकी वोटर आइडेंटिटी चेक की जाएगी, हाँ ठीक है आपके पास वोटर आईडी कार्ड है। उसके वोटर आइडेंटिटी की मदद से जब डेटा इनपुट किया जाएगा तो डिस्प्ले में आ जाएगा कि ये इंसान कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करने वाला है, इनका वोटर आईडी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है। तो आप गुजरात में हैं लेकिन आपका दिख जाएगा कि आप डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने वाले हैं। तो एक पब्लिक तरीके से इस तरह का डिस्प्ले मशीन लगा रहेगा जहां पे दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये इंसान गुजरात में है लेकिन वोट करने वाला है डिब्रूगढ़ के लिए। और जैसे ही आपका जो वोटर आईडी है उसके इनपुट दिए जाएंगे, आपका जो ईवीएम मशीन है वो आपके यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करने वाले थे उनका नाम और साइन डिस्प्ले करने लगेगा। यही है डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड। नॉर्मली अभी तक कैसा होता था, एक बैलेट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता था, तो उसमें उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट करने वाले पार्टी या लीडर्स का नाम होता था। लेकिन अब डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड में जैसे ही आपकी इनपुट की जाएगी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी का साइन आ जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से वोट कर पाएंगे। इसमें वीवीपैट सिस्टम भी कनेक्टेड होगा। तो जैसे ही आपका सिस्टम का इनपुट दिया गया, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा आया, ये सिस्टम अपने आप को चेंज कर लेगा और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स का नाम आ जाएगा। फिर आप वोट कीजिए। आप जिसको वोट करेंगे ऑफकोर्स वो प्राइवेट रहेगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। साथ ही साथ वीवीपैट सिस्टम से एक पेपर ट्रेल निकलेगा जिसमें दिख जाएगा आपको कि आपका वोट किसको गया है, और फिर वो पेपर ट्रेल वापस से सिस्टम कैप्चर कर लेगा, आप उसको लेकर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब नई चीज़ें लगाई गई हैं ताकि माइग्रेंट वर्कर्स वोट कर पाएँ विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू काइंड ऑफ डायनामिक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स? तो देखिए, भारत सरकार कई सारे स्कीम्स चलाती हैं ताकि जो कई सारे सिटीजन्स हैं, मिडिल क्लास सिटीजन या लोअर इनकम हाउस होल्ड के सिटीजन्स, वो थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस पे अपना पैसा सेव करते रहें फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब कभी हमारे पास नौकरी नहीं रही या इनकम का सोर्स खत्म हो गया, उस टाइम में ये सेविंग्स का पैसा हमारे लिए काम आए। तो मेनली 12 तरह के इस तरह सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट और अवेलेबल हैं अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, अलग अलग नाम से, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो अलग अलग स्कीम्स में अगर जब हम पैसा जमा करते जाते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। दिस स्कीम्स आर रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जहाँ पे हम पैसा जमा करते रहते हैं हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, और जब तक हमारे पास नौकरी है या इनकम है
सोर्स ऑफ इनकम है तब तक हम पैसा जमा करते रहते हैं। अगर हमारी नौकरी चली गई या सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया तो हम पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, या हम रिटायर हो गए तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आपको पता होगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं, इट्स इज अ लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट एनुअली। इसमें लॉक इन पीरियड लगभग 15 साल का होता है। इन पीपीएफ अकाउंट द इंटरेस्ट यू अर्न इज टैक्स फ्री एंड द अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C। मतलब इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। जितना पैसा जमा करते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए तक का आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं तो। वैसे ही होता है नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, जो 5 साल तक आप पैसा जमा कर सकते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक तरह का स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसको 2015 में लेकर के आई थी भारत सरकार एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर कोई पेरेंट्स अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे कोई स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलते हैं अंडर दिस स्कीम, तो उसमें सरकार थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दे देती है सुकन्या समृद्धि योजना में। इससे होता क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ इंसेंटिवाइजिंग पेरेंट्स टू स्टार्ट ए सेविंग्स अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसमें पैसा जमा होता जाएगा एंड विच विल हेल्प इन एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड और फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज और अदर फ्यूचर नीड्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो बेटी के फ्यूचर में काम आता है ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो स्मॉल सेविंग अकाउंट खोला जाता है। इस कैन बी ओपनड बाय नेचुरल और लीगल गार्जियन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो 10 साल से कम उम्र की बेटी होगी तभी उसके नाम का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोला जाएगा। द अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। देखिए होता क्या है, द 18 साल की जब बेटी हो जाएगी उसके बाद 50% तक पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन अकाउंट खोलने के 21 साल बाद में ये पूरा का पूरा स्कीम मैच्योर हो जाता है। तो 2 तरीके हैं। आपने जब स्कीम में पैसा डालना शुरू किया, उसके बाद जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तब आप 50% तक पैसा निकाल सकते हैं, और जब भी आपने ये स्कीम में पैसा डालना शुरू किया उसके टोटल 21 साल बाद आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मतलब द अकाउंट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग। मिनिमम ऑफ ₹1,000 एंड मैक्सिमम ऑफ ₹1.5 लाख कैन बी इन्वेस्टेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्शियल विड्रॉल यानी कि 50% ऑफ द विड्रॉल कैन बी डन एट द एज ऑफ 18 फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन एंड मैरिज पर्पस। लेकिन अब मैरिज की तो एज बढ़ा दी गई है, 18 से कर दी गई है 21। तो अब इस सुकन्या समृद्धि योजना में भी इस 18 को चेंज करके शायद से 21 साल कर दिया जाए। आपको पता होगा शायद से, मैंने बताया है ना, जया जेटली कमेटी रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल चाइल्ड फ्रॉम 18 to 21। इसी तरीके से स्मॉल सेविंग स्कीम का हिस्सा होता है किसान विकास पत्र, जहाँ पे रूरल एरिया में पोस्ट ऑफिस में जा करके रूरल एरिया में रहने वाले लोग एक इस तरीके का सेविंग इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, जिसमें लगभग जितना भी पैसा आप जमा करते हैं, जितने का भी आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं, उसका डबल अमाउंट आपको मिलता है लगभग 124 महीने के बाद। ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स स्कीम होते हैं अलग अलग, जिसमें उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा होता है, इट गोज इन ए स्पेशल फंड जिसका नाम है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। दिस फंड वॉज क्रिएटेड इन 1999। इट इज़ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया विच इज़ मैनेज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीटी परस्पेक्टिव से याद रखिएगा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करता है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। आपको पता होगा ना, देर आर 3 फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स। तो ये नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड इज पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम दिस नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, और जब बोरो करेगा तो थोड़ा बहुत सरकार को इंटरेस्ट भी चुकाना होगा, लेकिन दिस बोरोइंग फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ fiscal deficit. Cost of borrowing from national small saving fund is slightly higher than market borrowing. Market borrowing किया जाता है for fiscal deficit. National small saving fund से सरकार borrow कर सकती है अलग से, but that is not for the purpose of fiscal deficit. अब जरा देखते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, कि कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे।
तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट भारत सरकार डिटरमाइन करती है और वो हर क्वार्टर के बाद उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। 2016 के बाद से भारत सरकार ने इसके लिए एक पॉलिसी अपनाई है और वो पॉलिसी ये है कि जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिलता है लोगों को इन्वेस्ट करने पे, खासकर सेकेंडरी मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा भारत सरकार इंटरेस्ट ऑफर कर देती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो दिस इंडेक्सिंग of return on small saving schemes with respect to government security yield in secondary market, this has been done as per recommendation of श्यामला गोपीनाथ कमेटी। करंट न्यूज़ यही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आने वाला जो क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 जो अब कल से शुरू होगा, इसके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में थोड़े बदलाव किए हैं। अब ये हमें याद नहीं करना है कि प्रोविडेंट फंड स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, किसान विकास पत्र में कितना मिल रहा है, ये सब याद नहीं करना है। ये तो बस करंट न्यूज़ था, लेकिन इसकी मदद से मैंने आपको स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बातें बता दी। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पीटी पर्सपेक्टिव से है वो है ये नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। मुझे नहीं लगता कि आपसे अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में वो पूछेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछ सकते हैं या तो फिर नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के बारे में पूछ सकते हैं। ये दोनों चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मदन कामदेव टेम्पल ऑफ असम which is also known as Khajuraho of Assam. And this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. ये जो टेम्पल है, it is located at about 43 kilometers away from Guwahati on Devangiri hillocks. माना जाता है कि इसको 10th या 11th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है बाय पाला डायनेस्टीज। इसकी पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी नहीं की गई है, लेकिन माना जाता है कि पाला डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे जैसे रत्नपाल, इंद्रपाल और गोपाला, दे आर बिहाइंड construction of these Madan Kamdev temple. Archaeological Survey of India has been in charge of this temple right since 1986. क्या मैथोलॉजीज एसोसिएटेड हैं मदन कामदेव टेम्पल से रिलेटेड, वो जरा देखते हैं। तो नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कामदेव, गॉड ऑफ लव। इट डिपिक्ट्स द लव स्टोरी ऑफ कामदेव एंड हिज वाइफ रति। तो इस मदन कामदेव टेम्पल से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, दो मैथोलॉजी एसोसिएटेड हैं। एक तो ये है कि इसी जगह पे भगवान शिव ने कामदेव को जला करके राख कर दिया था। तो ये एक मैथोलॉजी है कि भगवान शिव को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कामदेव ने। उसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली और कामदेव को जला दिया इनटू एसेस हियर इटसेल्फ। तो एक तो मैथोलॉजी ये है। दूसरी मैथोलॉजी ये है कि Kamdev was reborn and reunited with his wife Rati in these areas only. तो ये दो mythology associated हैं with respect to this Madan Kamdev temple. अगर आर्किटेक्चर स्टाइल की बात की जाए तो it resembles with Nagara style of architecture और मोनोलिथिक रॉक्स पे अलग अलग कार्विंग्स की गई हैं। एक बड़े से रॉक पे कार्विंग से अलग अलग डिपिक्शन किए गए हैं। ज़्यादातर डिपिक्शन जो हैं इरोटिक इमेजेस हैं, इसीलिए ये कामदेव को डेडिकेटेड हैं। एरोटिक इमेजेस स्कल्प्टेड इन ऑर्नामेंटेशन। अगर गर्भगृह की बात की जाए तो वहाँ पे आइडल ऑफ शिवा एंड पार्वती इज देयर इन इंटीमेट पोस्चर, आलिंगन पोस्चर। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिपिक्शंस हैं जैसे 6 हेडेड भैरव या 4 आर्म्ड शिवा, टेरिबल लुकिंग डेमन, men women in every conceivable erotic posture, griffins, nymphs, dancing fairies, gods and goddesses in cosmic evolution, वॉल पिलर्स। ठीक है, तो अलग अलग डिपिक्शन है। इन्हीं सब कारणों से ज़्यादातर एरोटिक थीम है। इसी कारण से मदन कामदेव टेम्पल्स को हम लोग कहते हैं खजुराहो ऑफ असम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सूरत स्प्लिट के पीछे कारण था लैक ऑफ फेथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन मॉडरेट्स। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया था, इट वॉज क्रिएटेड इन 1983 नॉट इन 1990। और पेटेंट एक्ट में प्लांट्स को लेकर के पेटेंटिंग नहीं हो सकती, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा भी गलत है, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड इन इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय आरबीआई बट इट इज बाई एनुअल रिपोर्ट, यानी कि साल में 2 बार आता है। बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार, तो इट इज नॉट बाई एनियल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।